नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 6 महीने के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने कई काम किए हैं। घोषणा पत्र को आधार बनाकर सरकार ने कुछ वायदे पूरे किए, लेकिन अभी भी सरकार के समक्ष कई तरह की चुनौतियां बाकी हैं। एक माह में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 1 MLA 1 पेंशन जैसी घोषणाओं को सिरे चढ़ाकर सरकार ने विपक्ष का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन वित्तीय बोझ की चुनौती से उभरना अभी बाकी है। खाली खजाने और बढ़ते कर्ज के बीच महिलाओं को अभी भी खातों में हर माह 1000 रुपए आने का इंतजार है। आबकारी पॉलिसी और अन्य स्थानीय संसाधनों से राजस्व बनाने की सरकार की ओर से पहल तो की गई है, लेकिन खजाना खाली है, इसलिए संकट आड़े आ ही जाता है। कई बार कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ चुकी है। अवैध खनन, आबकारी, ट्रांसपोर्ट सरकार की आय के प्रमुख साधन हैं। इसके अलावा सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। 6 महीने में विजिलेंस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे इस बात का सबूत है कि सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे किसी नेता को नहीं बख्शा, भले ही वह अपना कोई क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी के विधायकों का यह मानना है कि सुशासन की शुरुआत घर से होती है। इसलिए पंजाब सरकार ने पूर्व सेहत मंत्री विजय सिंगला का नाम भ्रष्टाचार में आते ही उन्हें पद से हटा दिया था, लेकिन हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर फौजा सिंह सरारी और उनके ओएसडी तरसेम कपूर के बीच जो ऑडियो वायरल होती है, जिसमें वह भ्रष्टाचार को लेकर वह किस तरह कह रहे हैं कि किस तरह सौदेबाजी होगी, कैसे पैसा कहां से आएगा, ये सारी चीजें सरकार के सामने आ गई हैं, लेकिन अभी तक फौजा सिंह सरारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए कहीं ना कहीं ईमानदार छवि वाली सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए सरकार की ओर से बेहतर प्रयास किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, लेकिन अभी भी कई ऐसे काम हैं जो करने बाकी हैं। भ्रष्टाचार में ही सरकार ने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भारत भूषण आशु, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत को सलाखों के पीछे भेज दिया था। संगत सिंह गिलजिया पर भी कार्रवाई की गई थी। अभी ऐसे कई और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जिन पर कार्रवाई करने की फिराक में है सरकार। भ्रष्टाचार में अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। आईएएस अधिकारी संजय पोपली को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया, लेकिन अवैध माइनिंग और नशा सरकार के लिए सबसे जो है नासूर बने हुए हैं। जीएसटी घोटाला पकड़ा गया, आरोपी गिरफ्तार किए गए। 6 पासरों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने बताया कि किस तरह जीएसटी के नाम पर सरकार को नुकसान पहुंचा रहे थे। कई अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इन नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसा कहना है कि सरकार से जुड़े सूत्रों का कि ये अधिकारी ऐसे हैं जो प्रति महीना एक फिक्स पैसा लेते थे और किसी कोई मुंह नहीं खोलते थे। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जालंधर में पकड़ा गया, जिसके पास से करोड़ों रुपए की बेशकीमती जायदाद मिली है। आलीशान रिजॉर्ट उसके पास हैं और भी कई बेशकीमती प्रॉपर्टियां उसने बना रखी हैं। वह किस तरह शौकीन था, उसके पास लग्जरी गाड़ियां और भी कई लग्जरी सामान मौजूद है। विजिलेंस की ओर से कई विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है, लेकिन फिलहाल सिंचाई विभाग में हुए ही करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर सरकार ने विजिलेंस को जांच आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस घोटाले में श्रोमणी अकाली दल बादल की सरकार रहते हुए 2 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। फौजा सिंह सरारी की ऑडियो सरकार के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बनी हुई है। विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा, जिन पर उनकी ही पत्नी की ओर से गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अवैध माइनिंग और नशा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हाल ही में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अमृतसर आए थे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बैठक हुई और इसी को लेकर उन्होंने
सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। बीएसएफ की ओर से हाईकोर्ट में यह कह दिया गया है कि सीमा पर बने बंकरों को अवैध माइनिंग के कारण खतरा पैदा हो गया है। हमेशा कई ऐसी और भी चीजें हैं जिसे लेकर सरकार को परेशानी हो रही है। अमृतसर में ही एक महिला की वीडियो सामने आई थी कि नशे की डोज में इस महिला से चला भी नहीं जा रहा। उसके अगले ही दिन दो और महिलाओं की वीडियो सामने आ जाती है और कहती हैं कि हम यहां से किस तरह कई सालों से नशा खरीद रही हैं। जनता से जुड़े जो फैसले किए गए हैं सरकार की ओर से, सरकार का कहना है कि 6 माह में पंजाब में 20,000 नई नौकरियां दी गई हैं, 26,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की तैयारी, 8,000 पक्के कर दिए गए हैं। पूर्व विधायकों को अब केवल एक ही पेंशन मिलेगी। पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने के लिए सरकारी एसी वॉल्वो बसों की शुरुआत, विजिलेंस को ताकतवर बनाया गया है, जिसके बाद आए दिन बड़े भ्रष्टाचारियों पर मामले दर्ज हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज अध्यापकों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया गया है। 2 बड़े विवाद जो सरकार में 6 महीनों में सामने आए हैं। पहला विवाद है वह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का है कि किस तरह पंजाब सरकार के सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में दौरा करते हैं और वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर को गंदे बिस्तरों पर लेटने के लिए कह दिया जाता है। खासा बवाल मचा था, यहां तक कि सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा से इस्तीफा लेने की बात भी कह दी गई थी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद डॉक्टर राज बहादुर से बात करते हैं, लेकिन अंत में डॉक्टर राज बहादुर इस्तीफा दे देते हैं। अब ताजा मामला विधायकों की खरीदो फरोख्त का सामने आया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनकी पार्टी के विधायकों को भाजपा की ओर से 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की गई है। इस मामले में हालांकि भाजपा भी आक्रामक हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से इस मामले में डीजीपी पंजाब को शिकायत भी कर दी गई है। एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है और मामला विजिलेंस को जांच के लिए सौंप दिया गया है। भगवंत मान सरकार के लिए अभी कई सामने चुनौतियां भी हैं। सरकार को विरासत में मिला करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। कैसे चुकता किया जाएगा, और सबसे बड़ी जो कोशिश ये करनी होगी सरकार को कि अगले सालों में सरकार के ऊपर कर्जा ना चढ़े। लेकिन सरकार ऐसा खुद कह चुकी है कि 6 महीनों का खर्च चलाने के लिए सरकार को बाजार से करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाना पड़ा था। हालांकि जीएसटी से काफी पैसा वापस भी किया गया है। सरकार ने जीएसटी से आमदन बढ़ाने का दावा तो किया, लेकिन जीएसटी मुआवजा बंद होने से यह बढ़त भी सरकार के लिए मददगार नहीं हुई। सिकिंग फंड में अभी भी 1,000 करोड़ रुपए की कमी है। अगले महीने भी समय पर वेतन देना मुश्किल हो सकता है। महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए सरकार पर पहले ही पीआरटीसी का कर्ज जो है बढ़कर 205 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सरकार में वित्त मंत्री हैं जो उनका हरपाल सिंह चीमा, उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की ओर से पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का 12,329 करोड़ रुपए के ऋण और ब्याज को चुकाया है। केवल 10,729 करोड़ रुपए ही हमने उधार लिए हैं। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ये कह चुके हैं कि पहले ही जेलों में तस्करी करके लाए गए 2,000 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। जेलों में तस्करी को रोकने के लिए नई तकनीकी हस्तक्षेप की योजना बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जेलों में बैठे अपराधियों पर सरकार अंकुश लगा पाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये नेटवर्क सामने आ रहा है, अधिकारियों और अपराधियों के बीच किस तरह की सांठगांठ है। अंदर नशा पहुंच रहा है, अंदर मोबाइल पहुंच रहे हैं, अंदर बैठ के अपराधी ही अपराध को अंजाम दे रहे हैं, फिरौती कॉल्स की जा रही हैं। इन सब पर अंकुश लगाना और गैंगस्टर पर अंकुश काबू पाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से भी यह कहा जा चुका है कि 9,000 एकड़ से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है और भी ऐसी कई हजारों एकड़ भूमि है जिसे कि कब्जा मुक्त कराने के लिए सरकार का प्रयास चल रहा है। लेकिन विपक्ष का जो कहना है कि रेत बजरी मिल नहीं रही है, रेत बजरी इतनी महंगी हो गई है कि कंस्ट्रक्शन बंद है। जो रेत कभी
2500 रुपए या 3500 रुपए सैकड़ा मिल जाती थी, उस वे अब 7500 रुपए प्रति सैकड़ा भी नहीं मिल रही है। रेत बजरी और नशा पंजाब सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर हुआ था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ये कह चुके हैं कि फौजा सिंह सरारी का ऑडियो सबके सामने है और अभी तक फौजा सिंह सरारी से इस्तीफा नहीं लिया गया है। महिलाओं को 1000 रुपए देने का वायदा किया गया था, अब तो 6 महीने हो गए सरकार को बने हुए। अरविंद केजरीवाल वैसे तो दूसरे राज्यों में जाते हैं और दावे करते हैं कि हमने पंजाब में से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और तमाम वायदे पूरे कर दिए, लेकिन हकीकत जमीन में क्या है ये सब जानते हैं। अमृतसर जिले में निहंग सिंहों के 2 वीडियो सामने आए हैं। एक निहंग जहां विरासती मार्ग पर नशे के आदि युवक से तंबाकू लेकर उसका सेवन ना करने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में एक निहंग नशे में धुत दिखाई दे रहा है। बीते दिनों 2 निहंगों ने तंबाकू खाने का हवाला देते हुए गोल्डन टेम्पल के पास एक युवक को सरे राह काट दिया था। इसके बाद दोनों निहंग सिंहों को गिरफ्तार कर लिया गया था। नशे में धुत निहंग सिंह का वीडियो वीरवार रात का बताया जा रहा है। यह वीडियो अमृतसर के घी मंडी इलाके में रिकॉर्ड किया गया। इसमें निहंग दिख रहा है कि वह खुद को तरना दल का बता रहा है कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा और इतने नशे में है कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਦਾ? ਦਲ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਠੜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਕਾ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਮ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ पीती तो शराब ही हुई है। दूसरी तरफ कुछ निहंगों ने गोल्डन टेम्पल के पास विरासती मार्ग में एक नशेड़ी को पकड़ लिया। युवक की जेब से तंबाकू के पैकेट निकलवाए और निहंगों ने जिला प्रशासन से गोल्डन टेम्पल के आसपास तंबाकू रहित क्षेत्र बनाने की अपील की है। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਆ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਗਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਗੰਦ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿੰਘ ਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। कार्रवाई होनी चाहिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 और आरोपियों मनप्रीत सिंह उर्फ मनी रैया और मनदीप तूफान को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अमृतसर रूरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी रैया की गिरफ्तारी शुक्रवार सुबह अजनाला रोड स्थित गांव कुकड़ावाला और मनदीप तूफान को जंडियाला गुरु के गांव जंडियाला गुरु और तरन तारण के बीच में पड़ते गांव खक से गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई को पहले ही बता चुके हैं आपको, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अमृतसर रूरल की ओर से पूरी तरह गुप्त रखा गया। मनी रैया और मनदीप तूफान वही हैं जिसने गोलियां मारकर राणा कंदोवालिया का भी कत्ल कर दिया था। जग्गू भगवानपुरिया के खास खिलचिया निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ मनी रैया और मनदीप तूफान को पिछले कई महीनों से पुलिस ढूंढ रही थी। वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी मनी रैया और तूफान के नाम सामने आए थे। इसी को लेकर डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि ये दोनों मोहाली में इंटेलिजेंस यूनिट के ऑफिस पर हुए आरपीजी हमले के आरोपी दीपक व दीपांशु के साथ भी जुड़े हुए थे,
लंबे समय से पुलिस इन दोनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੇ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ RPG ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ प्रतिबद्ध हैगी कि स्टेट ਨੂੰ टोटली क्राइम फ्री ਤੇ गैंगस्टर फ्री बनाऊगी। गैंगस्टर मनी रैया की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी सामने आई है और उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਅਸੀਂ 4:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡੋਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨੀ ਰਈਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰੁਕੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ? 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੂ ਰਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ CCTV ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की 1 MLA 1 पेंशन स्कीम को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। लुधियाना से पूर्व विधायक राकेश पांडे, लाल सिंह, सरवन सिंह, सोन सिंह टंडल, मोहनलाल बंगा और गुरबिंदर अटवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस कर जवाब मांग लिया है। हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों में और पंजाब में भी अब तक पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही उन्हें पेंशन मिलती रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार 1 MLA 1 पेंशन स्कीम को उन पर ना थोपे क्योंकि उन्हें वर्षों से पुरानी विधि से ही पेंशन मिलती आ रही है जिस पेंशन के आधार पर कई पूर्व विधायकों ने लोन लिए हुए हैं और उनकी किस्तें भी कटती हैं वह सभी इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पंजाब में अब तक रही सरकारों ने उन्हें TADA भी उसी हिसाब से दिए हैं। यदि पंजाब की वर्तमान मान सरकार 1 MLA 1 पेंशन स्कीम लाना चाहती है तो उसे कानून बनने के बाद विधायक बनने वाले लोगों पर लागू करना चाहिए पुराने विधायकों को इसमें शामिल ना किया जाए। आपको यह बता दें कि 1 MLA 1 पेंशन स्कीम के तहत राज्य में किसी भी विधायक को केवल एक ही पेंशन मिलेगी भले ही वह कितनी बार विधायक क्यों ना बना हो। इससे पहले जनप्रतिनिधि जितनी बार विधायक बनता था उसे उतनी टर्म की पेंशन दी जाती थी। विजिलेंस की ओर से शुक्रवार को लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 3 अधिकारियों समेत निगम के जेई पर केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने वालों में इंजीनियर बूटा सिंह, एक्सियन जगदेव सिंह, जेई इंद्रजीत सिंह, निगम का जेई मनदीप सिंह समेत मार्बल टाउन एक्सटेंशन का निवासी कमलदीप भी शामिल है। विजिलेंस ने एक्सियन जगदेव सिंह, जेई इंद्रजीत सिंह, कमलदीप सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी ने मिली भगत से कुछ व्यक्तियों को प्लाट आवंटित कर दिए थे। आपको यह बता दें कि अमृतसर में भी ऐसे मामले सामने आए थे। इसी में भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बसी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
पंजाब में अवैध माइनिंग पर पंजाब सरकार ने रोक लगाई हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस के मुताबिक मानसूनी समय के दौरान कोई लीगल खट तक नहीं चल सकती। फिर भी पंजाब और खासकर लुधियाना में अवैध माइनिंग हो रही है और रेत के टिप्पर सतलुज में देर सवेर निकल रहे हैं, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ना ही अधिकारी कभी खड्डों पर जाकर दबिश देते हैं। खन्ना में जरूर आईपीएस अधिकारी लगातार खनन माफिया की लगामें खींचने पर लगी हुई हैं। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेत माफिया को करोड़ों का कारोबार बता चुके हैं। सरकार बनने से पहले उनकी ओर से यह कहा गया था कि पंजाब में रेत और बजरी का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। यह पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए, लेकिन यह पैसा कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनी तो यह पैसा सरकारी खजाने में आएगा। अब सरकार को बने हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अवैध खनन पर सरकार अंकुश लगाने में नाकाम रही है। हालांकि 2000 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ये कह चुके हैं कि अवैध खनन से सीमा पर सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमारे जो बंकर हैं वह खतरे में पड़ गए हैं। सेना की ओर से और बीएसएफ की ओर से हाई कोर्ट में भी यह कहा गया है कि अगर अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। कनाडा में पढ़ाई करने के लिए गए 40 भारतीयों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर ली गई है। इन विद्यार्थियों में से अधिकतर पंजाबी बताए जा रहे हैं। इन छात्रों को डिपोर्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने वहां पर पुलिस वालों के काम में बाधा डाला। ये छात्र कार में ऊंची आवाज में म्यूजिक बजा रहे थे और हुड़दंग कर रहे थे। घटनाक्रम कनाडा के सरी स्ट्रॉबेरी हिल्स एवेन्यू का है। भारतीय छात्र एक मॉडिफाइड की हुई कार में स्पीकर लगाकर ऊंची आवाज में गाने लगाकर 3 घंटे से राउंड पर राउंड लगा रहे थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। कनाडियन पुलिस में पंजाबी मूल की सिपाही सरबजीत संघा ने इन्हें नोटिस जारी किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अमरिंदर सिंह उसी दिन अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का पंजाब में विलय कर देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन के साथ उनके करीबी और पंजाब में मंत्री रह चुके 5 और 6 नेता उनके साथ भाजपा की सदस्यता ले लेंगे। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी कुछ कांग्रेसी मंत्री रह चुके वह कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा पंजाब में पार्टी के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होने के बाद पार्टी नेतृत्व कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटालों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से शुक्रवार को देश के 6 राज्यों में एक साथ छापामारी की गई। यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 40 जगहों पर की जा रही है। दिल्ली में इसी साल एक्साइज घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर में भी छापामारी हो चुकी है। उनसे सीबीआई कई दौर की पूछताछ भी कर चुकी है। शुक्रवार को दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से भी ईडी पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंची थी। फिल्म अभिनेता सलमान खान की रेकी मामले की जांच करने मुंबई पुलिस पंजाब पहुंच गई है। मुंबई पुलिस मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार कपिल पंडित से पूछताछ करने आई है। सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद सलमान खान को मारने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार द्वारा प्लान बनाया गया था। प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी भी तैयार किया गया था। इस बात का खुलासा नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए गैंगस्टर कपिल पंडित ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में किया था। गैंगस्टर कपिल पंडित सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के मामले में पकड़ा गया है और लगातार कई खुलासे कर रहा है। इस बीच अब मुंबई पुलिस भी पंजाब पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस कपिल से पूछताछ करेगी। उसी के बाद साफ होगा कि सलमान खान को मारने का प्लान आखिरकार किस तरह से बनाया गया था। तो इन्होंने बताया था संपत पहले कुछ अरसा पहले संपत नेहरा और अंकित भादु गए थे जब इन्होंने सलमान की रेकी करी और तब संपत 2-2.5 महीने घाटकोपर भी रहा। तो जब इन्होंने देखा कि वो डिस्टेंट फायरिंग ही कर सकते हैं तो पहले इसके पास पिस्टल था तो फिर इन्होंने एक आर के
स्प्रिंगफील्ड राइफल भी प्रोक्योर कर ली थी, जो कि तब लॉरेंस ने प्रोक्योर करके दी थी, तकरीबन 4 लाख रुपए की आई थी। और उसके बाद अंकित भादु तो जल्दी वापस आ गया, बाद में वो इनकाउंटर में मारा भी गया। संपत वहाँ रहा, संपत उसके बाद पकड़ा गया, वेपन रिकवर हो गए। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी खुली, इस पे लगातार कुछ ना कुछ जानकारी और डेवलप करने की कोशिश करी। तो उसी के तहत कुछ महीने पहले कपिल पंडित और इसके साथ संतोष जाधव था और सचिन बिश्नोई था, सचिन थापन भी बोलते हैं उसे। तो इन तीनों ने रेकी करी थी। इन्होंने वहाँ पे एक तो उसका फार्म हाउस का सारा बाहर से जायज़ा ले लिया था, जो सड़क का एक्सेस है वो इन्होंने सारा देख लिया था। सड़क पे कितनी स्पीड रह सकती है गाड़ी की, पॉट होल थे जैसे इन्होंने देखा कि ज़्यादा स्पीड नहीं, 20, 25, 30 की रफ्तार से ही ज़्यादातर एक्सेस रोड पे जाते हैं। और उनकी गाड़ी में जैसे इन्होंने पता था कि एक PSO या एक उनका जो क्लोज कॉन्फिडेंट सलमान का वो रहता है या ड्राइवर होता है। और इसके अलावा इन्होंने और भी थोड़ा वहाँ पे लोकल कुछ लोगों से बात करके थोड़ा और जानने की कोशिश करी थी, लेकिन एक जो बेसिक ग्राउंड वर्क होता है जानने का, एक्सेस का, एक गाड़ी इन्होंने प्रोक्योर कर ली थी। इनके पास एक कार थी और इनके पास बाइक था, और इनको लगता था कि छोटे वेपन से ही वारदात को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय अरबपति गौतम अडानी करीब 12,34,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे दूसरे कारोबारी बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ 154 अरब डॉलर बताई जा रही है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड आर्नल्ड को पछाड़कर गौतम अडानी ने यह मुकाम हासिल किया है। यह पहली बार है कि जब कोई एशियाई फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 2 में शामिल हुआ है। गौतम अडानी अब रैंकिंग में केवल एलन मस्क से पीछे हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 21,83,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने कहा, आज भी दुनिया और खासकर विकासशील देशों के सामने फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी जैसी बड़ी समस्याएं हैं। हमें इनके लिए रास्ते निकालने होंगे, आपको भी इन्हें लेकर पहल करनी होगी। मोदी ने कहा, मैं आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट काल में शुरू में जब हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हम उन्हें निकाल पाए। मोदी ने यह भी कहा, आज का युग जंग का नहीं, हमने फोन पर कई बार इस बारे में बात की कि लोकतंत्र कूटनीति और संवाद से चलता है। मोदी ने यह भी कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र में भलाई के लिए काम कर रहे हैं। SCO देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में
सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।